ये इतने बेशर्म लोग हैं कि इन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, तबाह कर दिया, इंसानों को भूखे मरने पे मजबूर कर दिया, और रोज टाइयां लगा के नए सूट पहन के और ऐसे करके बैठे होते हैं कि जैसे इन्होंने हिमालय फतह किया हुआ है। हमारे बच्चे हमारे अहले खाना हॉस्पिटल जाएं तो उनका बेड कोई नहीं, उनके लिए दवाई कोई नहीं, सहूलत कोई नहीं, और वो यूसुफ रजा गिलानी हर्निया का ऑपरेशन कराने के लिए अमेरिका चला गया। और ये मैं छोटी सी सर्जरी करवानी है इसलिए मैं बाहर गई हूँ। यार इतना गिर गए हम लोग, इतने गिरे हुए लोग हैं, इतने फकीर भूखे मांगने वाले लोग हैं यार हम। एटमी मुल्क है पाकिस्तान, और यहाँ से जाके लोग लंदन बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे होते हैं और बकवास कर रहे होते हैं, और हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम उनकी ज़बान ही बंद करवा दें। उनके खिलाफ बोलने वाला यहाँ आया हो तो वो चाहे हमारी बेटी क्यों ना हो, उसको उठा के ले जाते हैं। हम बातें करते हैं हम बड़े गैरतमंद है, हो जी हम बड़े वो, और तुमसे बड़ा तो बेगैरत ही कोई नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप वॉइस ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं आसिम इरशाद हूँ। पाकिस्तान की पिछले 8 महीनों में जो तबाही हुई है, पाकिस्तान में हर चीज़ अनस्टेबल है, वो सियासी सूरत हाल हो या मुआशी, इसका ज़िम्मेदार कौन है? इमरान खान की हुकूमत के गिराने के पीछे अवामिल क्या थे? हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इसार राना साहब। इनसे जानते हैं कि वजह क्या बनी इमरान खान की हुकूमत गिराने को, और अब हालात क्यों इस तरफ आए, और इसका सद्देबाब क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि 8 महीनों में पाकिस्तान इतना डाउन हुआ है, इमरान खान साहब को हटाने की वजह क्या थी? देखें, अगर मैं बिल्कुल ईमानदारी से इन हालात को देख के बात करूं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये साजिश इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं हुई, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हुई है। और 8 माह में चुन चुन के पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया गया। 8 माह में चुन चुन के वो चीज़ें की गई जिससे पाकिस्तान तबाही की तरफ जाए। और आज आलम यह है कि हम आलमोस्ट कोलैप्स कर चुके हैं, डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। और सऊदी अरब जैसे मुल्क ने, कल मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब उसने कहा कि अब हम पाकिस्तान को इमदाद नहीं देंगे, हमें पहले ये बताएं कि ये पैसे कहाँ खर्चेंगे। ये थप्पड़ है इन हुक्मरानों के मुंह पे। और सऊदी अरब ने इनडायरेक्टली ये कहा कि इमदाद तुम अवाम के नाम पे लेते हो और खा खुद जाते हो। और आज पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि 3.25 अरब के करीब हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर रह गए। इतने पैसे तो हॉलीवुड की एक फ़िल्म जो है अवतार वो कमा लेती है। तो इससे अंदाज़ा कर लें कि इमरान खान जब गए थे तो ज़र मुबादला के ज़खायर 11 से 12 अरब डॉलर थे, और इन्होंने इस मुल्क का ऐसा बेड़ा गर्क किया, तबाह किया। और इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो रोक सकते थे इस सारी तबाही को, और वो आंखें बंद करके देखते रहे। अच्छा सर, मुझे दूसरा ये बताइएगा कि अब तक जो है इमरान खान क्लेम करते हैं कि इसमें अमरीकी साजिश थी, और वैसे भी अगर हम हिस्ट्री को पढ़ें तो तकरीबन अब तक 72-73 ममालिक में वो रिजीम चेंज ऑपरेशन कर चुके हुए हैं। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो मज़ाहमत का उनको सामना करना पड़ा था अमेरिका को, वो पेट्रस लमुम्बा के ख़िलाफ़ करना पड़ा था, क्योंकि वो मकबूल बहुत ज़्यादा था और उसको बाद में मरवा दिया गया था। तो इमरान खान की जब हुकूमत गिराई गई और उसके बाद 10 अप्रैल को जो अवाम पब्लिक इमरान खान के लिए निकली, तो आपको लगता है कि इमरान खान बहुत ज़्यादा मकबूल हैं और इनको समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है? देखिए, इमरान खान की मकबूलियत तो अब टेस्टेड मकबूलियत है। 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, बारहा टेस्ट किया गया। मेरा ख्याल दुनिया में शायद इस तरह नहीं होता कि एक आदमी 7 सीटों पे खड़ा और 7 पे 7 जीत जाए। तो ये सारा कुछ जो है, ये मैं समझता हूँ कि उसकी मकबूलियत तो अब अनचैलेंजेबल है। लेकिन अब इस वक्त ना इमरान खान की मकबूलियत मैटर करती है ना कुछ करती है, पाकिस्तान मैटर कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान आलमोस्ट तबाह हो चुका है, तबाही की तरफ जा नहीं रहा, तबाह हो चुका है। और अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे ही कह सकता हूँ मैं तो। लेकिन जो हालात हैं, मुझे खौफ ये आ रहा है कि श्रीलंका में जब श्रीलंका डिफ़ॉल्ट किया था तो वहाँ कुल 4 करोड़ की आबादी है, और वो 90-95% वो लोग ख्वांदा हैं। पाकिस्तान में तो ख्वांदगी ही बहुत खौफनाक हद तक नीचे है। तो मुझे खौफ ये है कि यहाँ कहीं को खूनी फसादात ना शुरू हो जाए, लोग लूट मार कत्लो गारत की तरफ ना चले जाएं। और खुदा ना करे अगर ऐसा हुआ तो आप सोच नहीं सकते कि फिर ये रोकना मुमकिन नहीं रहेगा। अच्छा सर, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि वजह क्या बनी
इमरान खान को हटाना चैलेंज क्या था और क्यों हटाया गया है, इसके पीछे अवामिल क्या थे, और जो रोक सकते थे इस सारी तबाही को उन्होंने रोका क्यों नहीं? उन्होंने रोका क्यों नहीं, ये तो उसका जवाब वो देंगे और सदियों देंगे, तारीख़ में हमेशा देंगे, तारीख़ में हमेशा मुजरिम करार पाएंगे वो लोग। और हो सकता है कि अब हम खौफ की वजह से उनसे खुल के बात ना कर सकें, लेकिन ये खौफ की दीवारें हमेशा रहती नहीं हैं, इन्होंने गिरना होता है। और तारीख़ उनसे बार 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 पूछेगी कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने एक चलती हुई इकॉनमी का बेड़ा गर्क क्यों किया। और आज आलम यह है कि हमारा वज़ीर आज़म, यार इतना दुख हुआ है मुझे उस वीडियो को देख के जो वो यूएई के बाद उन्होंने की है, कि मैं यूएई के वो अमीर से जब मिला तो उनका मूड अच्छा था, तो मैंने कहा कि मौके से फ़ायदा उठाऊं और उनसे कहा $1 अरब हमें और दे दो। यार इतना गिर गए हम लोग, इतने गिरे हुए लोग हैं, इतने फ़कीर भूखे मांगने वाले लोग हैं यार हम। एटमी मुल्क है पाकिस्तान, दुनिया की एक बहुत बड़ी हकीकत है पाकिस्तान, ठीक है। और हमारा वज़ीर आज़म वहाँ जाके यार इतना घटिया कि वो कह रहा है कि यार इसका मूड अच्छा है तो मैं और पैसे मांग लूँ। हमारी ये औकात रह गई। शर्म करें, जाएं देखें जेसिंड्रा को, न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म को, उसने इस्तीफ़ा दे दिया कि मैं गुर्बत कम नहीं कर सकती तो मैं इस्तीफ़ा देती हूँ, और इस्तीफ़ा देते हुए रो रही थी वो। ये इतने बेशर्म लोग हैं कि इन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, तबाह कर दिया, इंसानों को भूखे मरने पे मजबूर कर दिया, और रोज़ टाइयाँ लगा के नए सूट पहन के और ऐसे करके बैठे होते हैं कि जैसे इन्होंने हिमालय फतह किया हुआ है। शर्म नहीं आती इन लोगों को। अच्छा सर, मियां नवाज शरीफ साहब ने एक और बड़ा अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जी हर दफ़ा हमने पाकिस्तान को बेहतर किया है, और जब भी पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ गया हमने बचाया, और इस बार भी हम ही बचाएंगे। क्या कहेंगे सर? सवाल ये नहीं है कि उन्होंने हर दफ़ा डिफ़ॉल्ट से बचाया है, सवाल ये कि हर दफ़ा डिफ़ॉल्ट पे जाता क्यों है पाकिस्तान। सवाल ये नहीं है कि वो बीच में से निकल के और अपने आप को सुपरमैन बना देते हैं, सवाल ये है कि सुपरमैन बनते क्यों है वो। 3 दफ़ा बने हैं वो, ठीक है। पीपल्स पार्टी को 3 दफ़ा मौका मिला। पीपल्स पार्टी पिछले 20 साल से मुसलसल सिंध की हुक्मरान है, और कराची का बेड़ा गर्क हो गया, कचरा कुंडी बन गया, डाकुओं का गढ़ बन गया, ठीक है, पानी माफिया का गढ़ बन गया, ठीक है, चाइना कटिंग का गढ़ बन गया है, तावान वालों का गढ़ बन गया, टारगेट किलिंग करने वालों का गढ़ बन गया, और वो बड़े फ़ख्र से कहते हैं ज़िंदा है भुट्टो, ज़िंदा है। तो हमने ऐसे ज़िंदा भुट्टो का क्या करना है जिससे कौम मर जाए यार। हमें ऐसे नवाज शरीफ का क्या करना है जो हर दफ़ा डिफ़ॉल्ट से बचा देता है। हमें इसका करना है कि डिफ़ॉल्ट की तरफ जाते ही क्यों हैं हम। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चों के पास मुस्तकबिल कोई नहीं, हमारे बच्चों के हाथ में डिग्रियां, उनके पास नौकरी कोई नहीं, हमारे बच्चे हमारे अहले खाना हॉस्पिटल जाएं तो उनका बेड कोई नहीं, उनके लिए दवाई कोई नहीं, सहूलत कोई नहीं। और वो यूसुफ रज़ा गिलानी हर्निया का ऑपरेशन कराने के लिए अमेरिका चला गया। इनके टक लगे मरियम में छोटी सी सर्जरी करवानी है इसलिए मैं बाहर गई हूँ। पाकिस्तान को तुमने इस काबिल भी नहीं किया कि एक सर्जरी छोटी सी हो सके, पाकिस्तान को तुमने इस काबिल भी नहीं किया कि एक हर्निया का ऑपरेशन हो सके। और आप कहते हैं जी हम मुल्क के हम कौम के खिदमत गुजार हैं। अगर ये खिदमत गुजारी है तो लानत है ऐसी खिदमत गुजारी पे। अच्छा सर, तकरीबन इन्होंने पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तकरीबन 30 साल पाकिस्तान पर हुकूमत की है, और इतना वसी तजर्बा है, और वो अब सारे मिले हुए हैं, तकरीबन 13-14 पार्टियों का इत्तेहाद है, लेकिन फिर भी हालात कंट्रोल नहीं हो रहे। वजह क्या है सर? भाई हालात कंट्रोल को, वो जो 13-14 पार्टियों की आप कह रहे हैं, कहाँ हैं वो पार्टियाँ? क्या कहाँ है वो अनस नूरानी, कहाँ है वो अचकज़ई, कहाँ है वो बाकी बाप वाले? कोई पार्टी नज़र आ रही है? पिछले 3 माह में कोई किसी एक का बयान भी आया है? सिवाय फजलुर रहमान के और क्या नाम है शहबाज शरीफ के, कोई बोल रहा है उनमें से? ये MQM उस टाइम तो बड़ी तकलीफ़ थी कि जी ये महंगाई पे काबू नहीं कर सकी PTI, इसलिए हम छोड़ें। तो अब क्या कराची में ऊपर से मनसलवा उतर रहे? लेकिन बेशर्मी है ना। आप कभी सियासी मकासद के लिए नहीं इस मुल्क में आते। आपने पता नहीं किसकी खिदमत करनी होती है, किसकी उंगलियों पे नाचना होता है आपने।
और उस उंगलियों पे नाचते हुए आप अपना ज़मीर भी खो देते हैं, अपना वक़ार भी खो देते हैं, अपना मेयार भी खो देते हैं। लेकिन आप चूँकि नौकर हैं, आप मुलाज़िम हैं, आपको वही करना होता है जो आपको कहा जाता है। अच्छा सर, यहाँ पर ये बताइएगा कि इमरान खान साहब को जब उतारा गया और उनके बाद उसके उनके ऊपर कातिलाना हमला भी हुआ, लियाकत अली खान साहब को कत्ल कर दिया, बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो हुआ, और ज़ियाउल हक का जो त्यारा क्रैश हुआ, उसकी तहकीकात सामने नहीं आ सकी। इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ, तो क्या ये तहकीकात हो पाएंगी या नहीं? आपने खुद ही इस सवाल में जवाब दे दिया। पीपल्स पार्टी 5 साल हुक्मरान रही, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातलों का नहीं पता कर सकी। और कहा यह जाता है कि जब वो अक़वाम मुत्तहिदा की टीम आई, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी टीम आई, तो उन्होंने उस वक्त के वज़ीर दाखिला, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, रहमान, क्या नाम था, रहमान मलिक, रहमान मलिक। उन्होंने उसको एक फ़ाइल पकड़ाई कि ये आपने बस सबमिट करानी है कि ये तहकीकात हुई और अब आप सैर करें और कुछ नहीं, आपने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी। तो पीपल्स पार्टी तो खुद अपने कायद की नहीं करा सकी। ज़ियाउल हक के हादसे के बाद एजाज़ुल हक वफाकी वज़ीर रहे, वो अपने बाप की नहीं करा सके। ठीक है, तो बाकी इमरान खान पे हमला हुआ तो वो तो बड़ी क्लियर दो चार वाली बात है। आप सिर्फ ये पता कर लें कि वो मुलजिम का बयान कैसे ऑन एयर हुआ, तो आपको बात समझ आ जाएगी। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान या पाकिस्तान से कोई भी ड्रोन अटैक नहीं हुआ, और क्या वजह है? कि कहीं ये एब्सोल्युटली नॉट की वजह तो नहीं है कि इमरान खान को उतार दिया गया? देखिए, बात यह कि अगर 100 सियानों में एक पागल आ जाए, तो 100 सियानों को फारिग नहीं करते, एक पागल को फारिग करते। ठीक है ना। सो जब अमेरिका के एक टेलीफोन पे पाकिस्तान का मर्द आहन को जब वो कहता है कि आप बताएं कि आप इधर हैं या उधर हैं, तो मर्द आहन वफाकी काबीना का इलाज छोड़ के जाके फ़ोन सुन के कहता है नहीं हम आपके साथ हैं, तो वह ख़त्म हो जाती है बात। इतनी हमारी कौमी गैरत है, इतने ही हम बहादुर हैं कि हमारी बेटी को, आफिया को उठा के बीच में से हमारे ले गए। क्या कर लिया हमने? उनका एक मुलजिम अगर यहाँ आ जाए, वो तो हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। रेमंड डेविस को इज़्ज़त से वो वापस ले जाते हैं जिसने पाकिस्तानियों को कत्ल किया होता है, और यहाँ से जाके लोग लंदन बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे होते हैं और बकवास कर रहे होते हैं, और हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम उनकी ज़बान ही बंद करवा दें। उनके ख़िलाफ़ बोलने वाला यहाँ आया हो तो वो चाहे हमारी बेटी क्यों ना हो, उसको उठा के ले जाते हैं। हम बातें करते हैं हम बड़े गैरतमंद हैं, हो जी हम बड़े वो, और तुमसे बड़ा तो बेगैरत ही कोई नहीं है। अपने हाथों से इमल कांसी को तुमने पकड़ाया, तुमने यूसुफ रमज़ी को अपने हाथों से उठा के इन्हें दिया और पैसे वटे उनके। तुम्हारा बस चले तो तुम ये ज़मीन बेच दो, तुम्हारा बस चले ये दरिया बेच दो, और तुमने बेचे, तुमने ये ज़मीनें बेच दी, तुमने इस मुल्क का वक़ार बेच दिया, तुमने इस मुल्क का किरदार बेच दिया, और तुम बड़े बनते हो लीडर। सर, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के बाद क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर नहीं आया कि जिसने पाकिस्तान की सालमियत पर बात की हो, जिसने कहा हो कि हम अपनी मर्ज़ी से पॉलिसीज़ बनाएंगे, अपनी मर्ज़ी से चलेंगे, मफादात अपने और आपके देखेंगे, ग़ुलामी किसी की नहीं करेंगे? देखिए, अल्लाह का शुक्र है कि कायदे आज़म वक्त से चले गए। वो ज़िंदा होते ना, इस कौम ने कायदे आज़म को भी बड़ा बेबरकत करना था। उन पे ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाने थे, उनको ऐसे ऐसे हो सकता है कि आप नए भी उन्हें पकड़ के ले जाती। अल्लाह का शुक्र है कि वो वक्त से चले गए। फिर हमने उनकी बहन के साथ क्या किया? हमने यहाँ पे कुत्तियों के गले में वो तख्तियाँ डाल के घुमाई, और आज ही वही लोग इस मुल्क के बादशाह हैं, वही वफाकी वज़ीर हैं। ठीक है, और उनके इंतकाल के बाद उनके बेड पे खून की छींटें थी, आज तक तहकीक नहीं हो सकी कि क्यों हुई। लियाकत अली ख़ान के कत्ल का इसलिए नहीं पता चल सका कि जिसने तहकीकात की डीएसपी ने, और वो उसने कहा कि मैंने फ़ाइल मुकम्मल कर ली, मैंने मुजरिम तलाश कर लिया, तो उसका तैयारा कराया, क्रैश करा दिया आपने, और वो उसमें मर गया। तो आप हो क्या यार? आपकी हैसियत औकात क्या है? अमेरिका के आज वो इमदाद बंद कर दे, आपके सांस बंद हो जाती है। ठीक है ना। तो हम अमेरिका की बराबरी कैसे कर सकते हैं? हमारे तमाम ब्यूरोक्रेट, तमाम बड़े अफसर,
तमाम ताकतवर लोग, उनके बिजनेस, उनके अमेरिका बाहर, उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, कारोबार बाहर हैं, यहाँ रिटायर्ड होते हैं, अगले दिन अमेरिका बैठे होते हैं। यहाँ तो वो सिर्फ हुकूमत करने के लिए आते, ठीक है। तो ऐसे में कोई हुक्मरान की क्या हैसियत है यार, क्या औकात के वो अमेरिका को चैलेंज करता फिरे। अमेरिका, हम अमेरिका के कमी कमीन है। अमेरिका हमें कमियों से ज़्यादा अहमियत भी नहीं देता। जब हम थोड़ा भौंकने लगते हैं, हमारे कशकोल में पैसे डाल देता है, हम चुप कर जाते, बस दैट्स इट। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के इस टाइम हालात बहुत ख़राब हैं, इवन के टेक्निकली हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हुए हैं, बेहतर कैसे हो सकता है इस वक्त? हल क्या है कि पाकिस्तान को स्टेबल कैसे किया जा सकता है? भाई, पाकिस्तान एक ऐसा मरीज़ है जो इस टाइम आईसीयू में वेंटिलेटर पे है, सांस उसकी आलमोस्ट बंद हो गई है, धड़कन उसकी ख़त्म हो गई है, शुगर उसकी हाई हो गई है, ब्लड प्रेशर उसका काबू में नहीं है, ठीक है। अब ऐसे मरीज़ को पैनाडोल से नहीं ठीक किया जा सकता, एक जराही चाहिए, और एक बेरहम जराही चाहिए। कोई एक ऐसा पैदा हो जो इन ताकतवरों के गिरेबान पकड़ के सड़कों पे घसीटे, रोज़ चौकों के अंदर जूते मारे, इनसे कहे जो इस मुल्क से दौलत लूट के गए हो वापस लेके आओ, जमा कराओ कौमी ख़जाने में। आज भी लोगों के तहखानों में डॉलर्स भरे हुए हैं, सिर्फ वो इंतज़ार कर रहे हैं, ये वो गिदे हैं जो मुर्दे का इंतज़ार कर रही हैं कि मर जाएं तो हम इसका गोश्त नोच नोच के खाएं, ठीक है ना। तो आ जाए कोई ऐसा, तभी ये कुछ होगा, नहीं तो ये लिख लें कि हम, हमारे मुकद्दर में ज़लालत लिखी हुई है और हम मिटा नहीं सकते। सर थैंक यू सो मच। हमारे साथ एसआर राना साहब मौजूद थे, और एट द एंड इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को इस टाइम एक मेजर सर्जरी की ज़रूरत है, कि कोई एक ऐसा लीडर आए जो तमाम जो दौलतमंद हैं जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूटा है, वो बाहर लेके गए हैं या पाकिस्तान में ही छुपाया है, उनसे वापस लाया जाए और पाकिस्तान को बेहतर किया जा सके। अब तक के लिए इतने, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।